हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आप वीडियो देख रहे हो। आज हम लेके आए हैं आपके सामने एक नया टॉपिक है ग्रेविटेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टी। सबसे पहले आपको ये बता दें कि ग्रेविटेशन होता क्या है। आपने डेली लाइफ में जैसे सुना होगा कि अर्थ की ओर सभी ऑब्जेक्ट खींचे चले आते हैं। हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है। ऐसे ही कोई दो बड़े मास है, जैसे अर्थ और सन है, हमारा सौर मंडल है। सौर मंडल में जो ग्रह हैं, वो जो प्लेनेट हैं, वो सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। किसके कारण? ग्रेविटेशन के कारण। क्योंकि जो सन है वो सभी प्लेनेट को अपनी ओर खींचता रहता है, इसलिए वो एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। तो इसी प्रकार हम आज ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं बाबूलाल और आज का हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा टॉपिक है ग्रेविटेशन। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ग्रेविटेशन होता क्या है। जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई मास या कोई बॉडी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है। वो क्यों खींचती है? क्योंकि उस बॉडी की एक प्रॉपर्टी है, उसमें अट्रैक्शन फोर्स है, जिसके कारण वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारी अर्थ है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को हमने बॉल ऊपर फेंकी तो बॉल नीचे आ गई। क्यों? क्योंकि अर्थ ने अपनी ओर इसको अट्रैक्ट किया। अब अर्थ ने अट्रैक्ट किया अपनी ओर, इट मीन्स अर्थ में एक ऐसी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया है ग्रेविटेशन। अब देखिए, आपने ये भी सुना होगा कि न्यूटन सर पेड़ के नीचे बैठे थे, उन पर सेब गिरा और उन्होंने नियम बना दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। कई ऐसे वैज्ञानिक हैं, जैसे गैलीलियो सर हैं, जैसे केपलर सर हैं, जैसे न्यूटन सर हैं। इन्होंने इस ग्रेविटेशन टॉपिक पर बहुत लंबे समय से रिसर्च की, उसके बाद जाके ये प्रॉपर्टी हमारे सामने आई ग्रेविटेशन। तो जो लोग कहते हैं कि जैसे न्यूटन सर के ऊपर सेब गिरा तो उन्होंने लॉ दे दिया, ऐसा नहीं है। इस ग्रेविटेशन टॉपिक के पीछे बहुत लंबी कहानी है। कभी आप गूगल पे सर्च करके इस ग्रेविटेशन की रियल प्रॉपर्टी देखो, रियल में ग्रेविटेशन है क्या, तब आपको पता चलेगा कि इसके पीछे कितने लोगों का हाथ है, कितना टाइम लगा इसको प्रपोज करने में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास है m, दूसरी बॉडी है हमारे पास जिसका मास है, सपोज इसका मास ले लिया हमने m1, इसका ले लिया m2। अब ऑब्वियसली दोनों के बीच में कुछ दूरी होगी। सपोज ये हमारी ये सन है और दिस इज अर्थ। अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, लेकिन दोनों के बीच में डिस्टेंस तो है। अब हमारा जो सन है अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। इट मीन्स सन में क्या प्रॉपर्टी है? ग्रेविटेशन की। अब यहां से बहुत लंबी रिसर्च के बाद एक टॉपिक सामने निकल कर आया, जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं उसको? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशन में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो ग्रेविटेशन है वो किसी मास की, किसी ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, एक इंटरनल प्रॉपर्टी है जो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। ये होता है ग्रेविटेशन। अब दूसरा टर्मिनोलॉजी है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या है? ओके, सपोज सन ने अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, तो ऑब्वियसली अर्थ पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा। यदि सन ने अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट किया तो अर्थ पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा। तो वो किसके कारण है? ड्यू टू दिस ग्रेविटेशन। इसलिए हम इस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट है जो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इट मीन्स
दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा और उस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन के कारण ये फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बात आती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to differentiate what is gravitation and what is gravitational force. This is gravitation is internal property of any object or mass which cause attraction force on another object। मीन्स ग्रेविटेशन एक ऐसी इंटरनल प्रॉपर्टी है किसी मास की, किसी ऑब्जेक्ट की, जो क्या करती है, अट्रैक्शन फोर्स, दूसरी बॉडी पर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करती है। तो ये इंटरनल प्रॉपर्टी होती है ग्रेविटेशन। अब अट्रैक्शन फोर्स ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए, नोट करो इसको, कर लिया? ओके। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स। अब क्या होता है कि सपोज हमारे पास मास m का कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2, दिस इज m1। सपोज m1 में ग्रेविटेशन है जो m2 पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, तो एंड दिस इज r डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो m1 के कारण m2 पर कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगा जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कितना फोर्स लगाएगी इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यदि ये m2 मास m की ओर आ रहा है तो किसी न किसी फोर्स के कारण आ रहा है। अब m2 पर कितना फोर्स लगा उसको हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? इसलिए एक नियम आया, एक लॉ आया। इस लॉ को कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कितना फोर्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यस। इस लॉ से हम ये पता कर सकते हैं कि m1 जो मास का ऑब्जेक्ट है इसके कारण m2 पर कितना फोर्स लगा। इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें हमें और कुछ नहीं करना, केवल m2 पर जो लग रहा है उस फोर्स को कैलकुलेट करना है। अब देखिए ये लॉ क्या कहता है। ये लॉ कहता है कि दोनों का जितना मास है उसका प्रोडक्ट इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स ये हो गया m1 इंटू m2। दूसरा क्या कहता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों के बीच में, वो उनकी डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा। अब डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस पर ये डिपेंड करेगा स्क्वायर ऑफ इनवर्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। इससे हमें क्या पता चलता है, यदि दोनों ऑब्जेक्ट हैं उनका मास यदि बढ़ेगा, मास बड़ा होगा तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। दूसरी चीज, बीच की डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स यदि डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो फोर्स डिक्रीज होगा। सो अब ये हमारे पास दो प्रॉपर्टी आ गई। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंडर में हमारे पास दो प्रॉपर्टी आ गई। अब इन दोनों को मिलाकर हम लॉ बना सकते हैं जो क्या कहता है
F is directly proportional to m1 m2 upon r square. This is force due to mass m1 on mass m2. The attraction force due to mass m1 on mass m2 is directly proportional to product of both masses and inversely proportional to square of distance between two objects. तो इससे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन दे सकते हैं। तो देखिए क्या होता है। अच्छा, इसमें एक चीज और, ये है प्रोपोर्शनल। यदि इसको हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r square. What is this G? This G is called universal gravitation constant. एंड इसकी वैल्यू क्या होती है? ये कांस्टेंट है, इट मींस इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। तो इसकी वैल्यू क्या है? 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। कांस्टेंट, अब इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। इसकी वैल्यू कितनी है? 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपको ये बताएंगे यूनिट कहां से आई। सबसे पहले देखते हैं यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। आप इसकी डेफिनेशन लिखिए, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? द attraction force between two object। ओके, attraction force क्यों? क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। यदि दूर जाते तो रिपल्सन फोर्स होता, और जब पास में आते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब ग्रेविटेशन में क्या है कि अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रही है, दैट्स व्हाई दिस इज अट्रैक्शन फोर्स। सो द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज directly proportional to product of their mass and inversely proportional to square of distance between two objects। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। नोट कीजिए, नोट कर लिया? ओके। अब क्या है, इसके बाद ये हमने इसकी डेफिनेशन दे दी। अब डेफिनेशन से हम इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां से इसको हटाया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहां पर बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखने वाली ये है कि ये जो r है, ये r हम कहां से कहां तक मेजर करेंगे। सपोज वी हैव टू मास, ध्यान दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मास m1 m2, दिस इज r। डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ये जो डिस्टेंस है ये दोनों ऑब्जेक्ट के तो सेंटर है, सेंटर से मेजर होगी। हमेशा ध्यान रखें जो r है वो दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों मास हैं, उनके सेंटर से ही मेजर होगी। जैसे अर्थ और सन है, इनके बीच में यदि हम डिस्टेंस मेजर करना चाहें, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालें, तो डिस्टेंस कौन सी लेंगे? जो अर्थ का सेंटर है वहां से जो सन का
सेंटर है वहां तक की डिस्टेंस r लेंगे, तभी दोनों के बीच में ये लॉ अप्लाई करके फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए m1 एंड m2 क्या है, मास ऑफ टू बॉडीज, r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू मास, एंड g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये यूनिट कहां से आई, आपको पता है फोर्स है उसकी यूनिट होती है न्यूटन, ये दो मास है केजी, केजी ये डिस्टेंस है। ऐसा यूनिट में सब जितनी भी क्वांटिटी है उनकी जो यूनिट है उनको हम ऐसा यूनिट ही लेते हैं। तो मास की हो गई केजी, डिस्टेंस की हो गई मीटर, अब स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। अब यहां से हम केवल जी की वैल्यू निकालना चाहें तो जी क्या हो गया, जी इक्वल्स टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। यहां से देखिए यूनिट क्या आई, फोर्स की न्यूटन, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो दिस इज यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, नोट कीजिए, नोट कीजिए। नोट कर लिया? ओके, अब देखिए ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है, these are two mass m1 m2। ध्यान दीजिए इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, दिस इज r। अब m1 ऑब्जेक्ट है, m2 पर मास लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, सॉरी, m2 m1 पर भी फोर्स लगा सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि m1 में ही ग्रेविटेशन हो, m2 में भी हो सकता है, दोनों में से किसी एक में हो सकता है या दोनों में हो सकता है। तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा सकते हैं। अब फोर्स की डायरेक्शन है, सो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। यहां पर फोर्स क्या है, एक वेक्टर के रूप में हम लिख सकते हैं। सो अब ये कैसे लिखेंगे, फोर्स m1 पर m2 के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको हम कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2, दिस इज फोर्स F12। अब यहां पर m2 ऑब्जेक्ट पर m1 के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको कैसे लिखेंगे, F फोर्स ऑन मास बॉडी 2 ड्यू टू बॉडी 1। सो ये लिखने का तरीका है किस बॉडी पर किसके कारण फोर्स लग रहा है उसको कैसे लिखें। m1 पर फोर्स है m2 के कारण, तो जिस पर फोर्स है उसको पहले लिखो, जिसके कारण फोर्स है ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट उसको बाद में लिखो। सो m1 पर m2 के कारण तो फोर्स है 1, m2 पर m1 के कारण फोर्स है तो फर्स्ट m2 सेकंड m1, ये हो गया फोर्स। अब यहां से m1 m2 पर फोर्स लगाए या m2 m1 पर फोर्स लगाए, दोनों का अमाउंट बराबर होगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे कि ये तो F12 है, ये F21 है, तो बराबर कैसे हो गए, भाई फोर्स तो उतना ही लग रहा है ना, ये लगाए तो भी m2 यहां आएगा, m2 m1 पर लगाए तो भी m2 यही आएगा। मैं ये इनकी पोजीशन हो गई, बाद में अट्रैक्शन लगाने के कारण दोनों एक दूसरे के पास आ गई, तो ये इनकी कंडीशन हो गई, पोजीशन हो गई m1 m2। अब देखिए m1 ने m2 पर फोर्स लगाया तो m2 पास में आ गई, ये पोजीशन हो गई।
M2 ने M1 पर फोर्स लगाया, M1 इधर गई, दोनों पास में आ गई, ये पोजीशन हो गई। मींस दोनों फोर्स बराबर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि दोनों की डायरेक्शन देखिए, दोनों की डायरेक्शन देखो, F12 की ये डायरेक्शन है, F21 की ये डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड बराबर है बट डायरेक्शन दोनों की अलग है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? F12 इक्वल्स F21, ये तो हो गया बराबर, तो डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हो गई। माइनस मीन्स जैसे ये हमारे एक्सिस होते हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब यहां M1 मास का ऑब्जेक्ट है, यहां M2 मास का ऑब्जेक्ट है, ये M1 बॉडी इधर जा रही है मींस पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब इसकी जगह यदि M2 ऑब्जेक्ट इधर आए तो ये किधर आएगा? माइनस एक्स एक्सिस की ओर, देन दिस फोर्स इज नेगेटिव, बट मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, सो हम इस रूप में इसको लिख सकते हैं। क्लियर? ओके। अब क्या है, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी आप प्रॉपर्टीज देखिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, वैसे तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, लेकिन मैं आपको मेन प्रॉपर्टी बता देता हूं। तो देखिए, फर्स्ट वन, दिस इज अट्रैक्शन फोर्स, मीन्स ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है और दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी, दिस फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। व्हाट डू मीन बाय सेंट्रल फोर्स? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके सेंटर से फोर्स लगता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर से फोर्स लगेगा, दैट्स व्हाई वी कॉल सेंट्रल फोर्स। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे हमारी अर्थ है, उसकी हम ग्रेविटी मेजर करें तो उसके सेंटर से करेंगे, सो दिस इज सेंट्रल फोर्स। ओके, थर्ड वन, this force do not depend upon medium, मीन्स ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। किसी भी मीडियम में, चाहे वैक्यूम हो या कोई दूसरा मीडियम हो, कोई गैसेज हो, क्योंकि आपने देखा है कि अर्थ का एनवायरनमेंट दूसरा है, मार्स का अलग है, सन का अलग है, लेकिन फिर भी उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स तो है। इट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो अभी अभी मैंने आपको बताया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट वी कैन राइट इन वेक्टर फॉर्म, दिस विल बी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड इक्वल है, सो फॉर डायरेक्शन वी पुट नेगेटिव साइन एंड बोथ मैग्नीट्यूड आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यूनिवर्सल जो अट्रैक्शन फोर्स है वो हैवी ऑब्जेक्ट के लिए अलाउड है। हैवी ऑब्जेक्ट के लिए, सॉरी, ये टॉपिक आपको बाद में क्लियर करेंगे, ये भी एक प्रॉपर्टी है इसकी, लेकिन अभी हम आपको बता दें कि ये जो हमने अभी फॉर्मूला डेराइव किया है ये यूनिट मास पर ही वैलिड होगा।
पॉइंट मास पर वैलिड होगा। पॉइंट मास मीन्स वो छोटा मास। अब आप कहोगे कि हमारी अर्थ तो बहुत बड़ी है, सन भी बहुत बड़ा है, तो ये पॉइंट मास कैसे हो गए? देखिए, अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 6400 किलोमीटर समथिंग, वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो किसी भी दो ऑब्जेक्ट को हम बहुत दूरी से देखते हैं तो हमें पॉइंट साइज दिखाई देते हैं। सो तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पॉइंट मास के लिए ही वैलिड होगा। जो फॉर्मूला है वो पॉइंट मास के लिए वैलिड होगा। अब देखिए, आपको हैवी बॉडीज का बताते हैं। ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इसका सिग्निफिकेंस हैवी बॉडीज के लिए होगा। मीन्स हम जो अर्थ है और जो सन है उसको हम पॉइंट मास मानकर करते हैं, तो फॉर्मूला है उसको पॉइंट मास पर वैलिड करते हैं। बट अभी आपने देखा कि सन और मून है तो उनका तो मास बहुत बड़ा है, तो जो सिग्निफिकेंस है, जो रियलिटी है, वो हैवी बॉडीज पर ये लो लागू होगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, दिस इज इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स मीन्स कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, अट्रैक्शन हो रहा है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपने अभी देखा कि जैसे अर्थ है, ये हमारी अर्थ है और ये हमने कोई बॉल ऊपर की ओर फेंकी, ये बॉल या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसको अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। अब हमने बॉल को ऊपर फेंका तो ऊपर से कोई फोर्स तो लगा नहीं रहा था कि वो नीचे आ जाए। क्यों हो रहा है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो अर्थ की अपनी एक प्रॉपर्टी है, ना कि एक्सटर्नल कोई दूसरी एजेंसी उस पर फोर्स लगा रही है, कोई दूसरा सोर्स उस पर फोर्स नहीं लगा रहा। वो केवल अर्थ की इंटरनल प्रॉपर्टी है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस फोर्स इज इंटरनल फोर्स। सो ये हमारा ग्रेविटेशन है। अब इसमें देखिए, हमने क्या पढ़ा? डेफिनेशन, ग्रेविटेशन होता क्या है, उसका फॉर्मूला, उसकी प्रॉपर्टीज। अब देखिए, ये जो ग्रेविटेशन है इस पर कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, कुछ सवाल बनते हैं। चलिए मैं आपको एक सवाल देता हूं, कीजिए। ओके, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 10 मीटर। आपको कैलकुलेट करना है ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है। कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। ओके, कर लिया? मैं करूं? ओके, आपको करना क्या है? सबसे पहले फॉर्मूला पुट करो, Gm1 m2/r²। ध्यान रहे जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको ऐसा यूनिट में ही आपको यहां पुट करना है। जी की वैल्यू कितनी है? 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, सेकेंड थिंग, m1 कितना है? 2 kg। m2 कितना है? 10 kg। अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर। सो स्क्वायर है तो 10 × 10 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर बढ़ गया, केजी स्क्वायर से केजी स्क्वायर बढ़ गया,
बचा क्या? न्यूटन। इसको कैलकुलेट करो। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू 2 इंटू 10/10 इंटू 10, 10 से 10, 5 डिवाइड करो इक्वल्स टू 1.33 इंटू 10⁻11 क्या? न्यूटन। क्योंकि हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। तो दिस इज द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो आज हमने ग्रेविटेशन पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे ग्रेविटेशन की अलग अलग और क्या प्रॉपर्टी है, कहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, कहाँ पर ये कैसे चेंज होता है, जो स्मॉल जी है कैपिटल जी है वो सब क्या है, उनकी वैल्यू कैसे चेंज होती है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।